वेलकम बैक। गुड इवनिंग डियर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया थे कि आवेश को हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि आवेशन करने की कितनी विधियां हैं, और हमने ये भी बताया था आपको कि आपका प्रेरण आवेश क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने पिछले लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। आज हमें ये देखना है कि जब दो वस्तुओं के बीच में एनर्जी हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं, और फिर अगर ऊर्जा संरक्षित रहती है तो फिर ये संरक्षण क्या है, यह हमें जानना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटीकरण, परमाणुकता, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान करने में कितने मॉलिक्यूलर्स या एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में बात करना है। जबकि क्वार्क में हमें ये जानना है कि जो हमारे मूल कण हैं, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो अगर ये मूल कण है तो इनको भी ना किसी कण ने बनाया होगा। अब भाई मूल कण है तो मूल कण भी तो किसी ना किसी कण से मिलकर बने होंगे, शायद उनको हम क्वार्क कहेंगे। तो आज के विशेष टॉपिक में हम बात करेंगे। पिछले टॉपिक पर आपने बड़ी मेहनत की, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आइए बात करते हैं आज हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? आइए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। पिछले वीडियो में हम प्रेरक आवेश पर बात किए थे, प्रेरण आवेश पर बात किए थे। वहां मैंने आपको यह बताया था कि हम स्थानांतरण तभी कर सकते हैं जब दो वस्तुओं को या तो रब किया जाए या तो कांटेक्ट में कर दिया जाए। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब दोनों को एक दूसरे से रबिंग कराया जाएगा, यानी कि रब कराया जाएगा, कहने का मतलब है जब उन्हें रगड़ा जाएगा तो 100% एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और जबकि दूसरे पदार्थ में वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा कि इस कंडीशन में जिस पार्टिकल्स, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं धनावेश, यानी कि वहां पर धनावेश हो जाता है और हमारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। एक ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, तो अदर यानी कि जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा वो 100% इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणावेशित। यानी कि इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं, यह आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं यह आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हमने आपको बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो 100% एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच जाते हैं। बस शर्त यह है कि पहले ऑब्जेक्ट से जितने इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट में उतने ही धनावेश हो जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे आवेश में दूसरे वस्तु में पहुंचकर उसको ऋणावेशित कर देते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं
कि सर जितनी एनर्जी पहले ऑब्जेक्ट से निकल रही है उतनी ही एनर्जी दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण वो धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि एनर्जी का क्षय नहीं होता है बल्कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी का स्थानांतरण हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जब दो पदार्थों को आपस में रब किया जाता है तो पहले पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरा पदार्थ उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि जब पहले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जबकि हमने यहां पर देखा कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का क्षय ना होकर केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण। यानी कि हम इसका स्टेटमेंट कह सकते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जा सकता है। आई होप यू, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो उस स्थिति में पहले ऑब्जेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दूसरे ऑब्जेक्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी कि दोनों के बीच में क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। ओके, आप देखिए हम लोग अपने घरों में फैन चलाते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो फैन पहले धीरे स्लो कंडीशन में होता है, यानी कि वहां तक चार्ज पहुंच रहे होते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पंखा एक फुल स्पीड पे हो जाता है, यानी कि उस समय जहां से हम चार्जिंग भेज रहे होते हैं और जहां पर चार्जिंग एक्सेप्टर होता है, जब दोनों के चार्ज बराबर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में अब पंखा की स्पीड न कम होती है न ज्यादा होती है। यानी कि पंखे की स्पीड का कम होने का कारण है एनर्जी का कम हो जाना, पावर सप्लाई का कम हो जाना। जिस प्रकार से ऊर्जा मिलती है उसी प्रकार से पंखा ऊर्जा को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर एक अच्छे आदान प्रदान के कारण ऊर्जा पंखा में संरक्षण का रूप दिखाता है। तो उम्मीद करेंगे आपसे कि आपको ऊर्जा का संरक्षण नियम समझ में आया होगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। इसका दूसरा परिभाषा हो सकता है, ये तो इसका पहला परिभाषा था। पहला परिभाषा आपने देखा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी आपको दिख रही है, यानी कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में एनर्जी को भेजना, तो एनर्जी के आदान प्रदान से डिब्बे के अंदर की ऊर्जाओं में लेन देन होता है, ना कि डिब्बे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अथवा किसी विलगित निकाय जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम,
निकाय का आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यानी कि सर किसी विद्युत निकाय जो आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश नियत रहता है। बिल्कुल, जहां पर ऊर्जा का आदान प्रदान है, जहां पर एनर्जी कंजर्वेट हो चुकी है, जहां पर एनर्जी के आदान प्रदान करने से केवल एक दूसरे का रूप बदलता है, वहां पर पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि पदार्थ केवल ऊर्जा को अपने अंदर एक्सेप्ट करके उस एनर्जी के रूप में वर्क फॉर्म को दिखाता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिस पर बाह्य एलिमेंट्स का कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि इस पर बाह्य एलिमेंट का कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा सिस्टम जो केवल अपनी एनर्जी से दूसरे ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे सके या दूसरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी अपने अंदर ले सके, लेकिन उस पर बाह्य एलिमेंट का कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो उसी को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि किसी विद्युत निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश नियत रहता है, 100% कहां बदलता है। अब खुद देखिए सर, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो 100% जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने इसके पास प्रोटॉन है, यानी कि जितने इसके पास नेगेटिव चार्ज है उतने इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो कहां परिवर्तन हुआ? बॉडी तो कांस्टेंट ही है, केवल बॉडी ने अपना एक रूप से दूसरा रूप दिखा दिया। इसी को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है क्वांटीकरण? दिमाग में आ रहा होगा भाई क्वांटीकरण क्या है, किसे कहते हैं क्वांटीकरण, कौन सी वाला है क्वांटाइजेशन। तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्वांटीकरण। अब देखिए सर, मैंने अभी आपको बताया था कि इस संसार की सबसे न्यूनतम इकाई, इस संसार का सबसे छोटा पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स का मान केवल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, यानी कि संसार का सबसे स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, मेंटल पार्टिकल्स अगर कोई है तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका जो वैल्यू होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन के बराबर एक दूसरा पार्टिकल होता है E+, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, उसका भी चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 के इक्वल होता है। केवल डिफरेंस साइन का होता है, नेगेटिव के ऊपर साइन इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर साइन पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है वेरी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत छोटा पार्टिकल्स है, जिसका मास m = 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये इसका मास होता है। तो आप खुद ही देख रहे हैं इसका मास बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है। एक ऐसा पार्टिकल जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताते हैं क्वांटीकरण क्या होता है। अब देखिए सर, मैंने बताया था ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स निकलेंगे हीट लेकर, उन पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q बराबर +-n, Q बराबर +-n। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ? क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ? क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है वो अपने एक पूरे अंक से स्थानांतरण करता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कमी होगी तो प्लस, और जिसके पास जाएगा उसके ऊपर माइनस। आप ये कभी नहीं कह सकते किसी पास 0.5 इलेक्ट्रॉन चला गया,
आप कभी ये नहीं कह सकते किसी पर 0.6 इलेक्ट्रॉन चला गया, आप कभी ये नहीं कह सकते किसी के पास 0.9 इलेक्ट्रॉन चला गया। यानी कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी संख्या का पूर्ण गुणज होगा। या तो हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन में देखा था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को कांटेक्ट में लाने पर या उन्हें आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता था। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपने एक पार्ट यानी कि अपने एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में 100% वर्क करता था। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता था, या तो 2 निकलते थे, या तो 3 निकलता था। लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते कि 0.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0.6 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी को हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। और जिसका हम आदान प्रदान करते हैं, मैंने बता दिया, वेरी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका मान होता है 0.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास होता है 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम। ओके, क्वांटिकल समझ के इसमें हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। Q ± NE। Q मतलब पार्टिकल पर आकर चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये बात आप याद रखेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे। क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ? क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में यानी कि इन नेचर चार्ज सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने पूर्ण मान से पार्टिसिपेट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, लेकिन कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन या 0.6 इलेक्ट्रॉन या 0.9 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। यही होता है क्वांटीकरण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होता है, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए सर देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है क्वार्क क्या होता है, कौन सी बला है भाई, क्या है क्वार्क। मैंने आपको बताया था सर क्वार्क भी एक प्रकार के पार्टिकल है। यानी कि अनेक मूल कणों की खोज के पश्चात यह सोचा गया कि जो हमारे मूल कण हैं इन्हें भी तो किसी कणों ने बनाया होगा। मूल मतलब प्राथमिक कण, जो हमारे मूल यानी कि प्राथमिक कण है जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। भाई इन कणों को भले ही ये मूल कण हो, इन कणों को बनाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ कण जैसे पदार्थ की आवश्यकता पड़ी होगी। इन्हीं कणों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। भाई ये किसने बताया था? ये हमारे साइंटिस्ट थे गेलमैन तथा ज़ुइंग। ये दो हमारे महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेलमैन तथा ज़ुइंग। उन्होंने बताया था कि जो हमारे मूल कण हैं यानी कि जितने भी हमारे मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनको बनाने में जो पदार्थ, जो कण पदार्थ रूपी कार्य करते हैं, यानी कि जो कण पदार्थ रूपी कार्य करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क। यही हमारा क्वार्क होता है। मूल कणों को बनाने में, मेक करने में, बनाने में, जितने भी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को तैयार करने में, रेडी करने में जिन पार्टिकल को पदार्थ रूप में इस्तेमाल किया गया होगा उन्हीं को हम लोग क्वार्क कहते हैं। आखिर इसके बारे में हमें किसने बताया था? मैंने बताया इसके बारे में बताने वाले महान साइंटिस्ट गेलमैन और ज़ुइंग थे। इसकी रचना करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गेलमैन तथा ज़ुइंग। सोचिए सर,
बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सोचिए सर, इन पार्टिकल को भी बनाने वाले पार्टिकल के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया, सोचिए सर वो कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने ये बताया कि जो हमारे मूल कण हैं उन मूल कण को बनाने में जो कण पदार्थ रूपी कार्य करते हैं, यानी कि संरचना करते हैं, यानी कि जिन कणों को मिलाकर ये मूल कण तैयार हो जाते हैं, उन्हें हम क्वार्क कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा क्वार्क क्या है। अब हम ये देखेंगे भाई क्वार्क पर कैसे कैसे आवेश होते हैं, क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं। अब 100% है क्वार्क जितने प्रकार के होंगे उतने आवेश होंगे, तो इसका मतलब क्वार्क पर भिन्नात्मक आवेश होते हैं। लेकिन एक विशेष बात इसकी बता दूं, इसका स्पिन अर्ध होता है, यानी कि ये अपनी साइकिल आधी कंप्लीट करता है। यानी कि ये अपने पार्ट का, यानी कि कोई पार्टिकल अगर अपने पार्ट से घूमता है तो ऊपर का सिरा पॉजिटिव और नीचे का सिरा नेगेटिव। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल की स्पिन होती है वो आधी होती है, यानी कि अर्ध स्पिन टाइप का पार्टिकल्स होता है। जो आधा स्पिन यानी कि हाफ साइकिल पॉजिटिव है उसमें पार्टिकल्स दूसरे प्रकार के होते हैं, जो हाफ साइकिल नेगेटिव है उसमें पार्टिकल दूसरे प्रकार के होते हैं, उनका चार्ज डिफरेंट होता है। तो आप ये देखेंगे कि क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ क्वार्क। टाइप ऑफ क्वार्क की बात करेंगे तो सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आईआईटी नीट जैसे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए फिर भी हम देख लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एनसीईआरटी पैटर्न लगाया है तो उस बेस पर हमें 12th की परीक्षा देनी है, इसलिए अगर हमारे टॉपिक में आता है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सर क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ क्वार्क। सर सबसे पहला क्वार्क जो होता है उसे अप क्वार्क कहते हैं, अप क्वार्क। इसको हम लोग स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो हमारा दूसरा होता है उसे टॉप क्वार्क कहते हैं, टॉप क्वार्क। ये टॉप क्वार्क हमारा दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा तीसरा होता है उसको चार्म क्वार्क कहते हैं, चार्म क्वार्क, यानी कि सर इसको हम लोग स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जब हमारा चौथा टाइप होता है उसे डाउन क्वार्क कहते हैं, डाउन क्वार्क, उसको हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। हमारा पांचवा टाइप होता है इसको स्ट्रेंज क्वार्क कहते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क, जिसको हम लोग स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा एक लास्ट क्वार्क होता है जिसको हम लोग बॉटम क्वार्क कहते हैं, बॉटम क्वार्क, बॉटम क्वार्क कहते हैं, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपने देखा कि क्वार्क 6 प्रकार का होता है। अब क्वार्क स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, टॉप क्वार्क स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, चार्म क्वार्क स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, डाउन क्वार्क स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि एक लास्ट हमारा क्वार्क होता है बॉटम क्वार्क स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं इन पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सर, अब टॉप चार्म, इन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का 2/3 ई के बराबर होता है, 2/3 ई के बराबर होता है। जबकि आप नीचे का जो डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, जो नीचे का देख रहे हैं वो जो आपका क्वार्क होता है उस पर चार्ज माइनस का 1/3 ई के बराबर होता है, 1/3 ई के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, पेपर में जब भी आता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की खोज करा ली जाती है, या ये कहा जाता है कि न्यूट्रॉन को बनाने में कितने क्वार्क की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार के आपसे वहां पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्वार्क कितने प्रकार का होता है, क्वार्क को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्वार्क पर आवेश कितना होता है।
यानी कि ये किसको दिखा रहा है, ये आवेश को दिखा रहा है। तो आप याद रखिएगा अप टॉप चार्ज, अप टॉप चार्ज प्लस 2/3 ई के बराबर होता है, जबकि डाउन स्ट्रेंज बॉटम जो नीचे के 3 है माइनस का 1/3 ई के बराबर होता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कैसे बनता है और न्यूट्रॉन पर आवेश कैसे बनता है। आइए प्रोटॉन पर आवेश कैसे बनता है, आइए देखते हैं। आपको एक बात बता दें, ये जो गेलमैन और ड्यूइंग नाम के 2 साइंटिस्ट ने क्वार्क का कॉन्सेप्ट दिया था, ये 1964 में बताया था। 1964 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। जबकि आपको एक खास बात बता दूं कि इसके लिए 2 अमेरिकी वैज्ञानिक J.I. फ्रीडमैन और हेनरी डब्ल्यू कैंडल तथा कनाडा के वैज्ञानिक रिचर्ड ई टेलर ने 1990 में इसकी खोज की थी। कॉन्सेप्ट इसका गेलमैन और ड्यूइंग ने 1964 में दिया था, जबकि 2 अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम मैंने बताया कि J.I. फ्रीडमैन, हेनरी डब्ल्यू कैंडल, और जबकि कनाडा के वैज्ञानिक रिचर्ड ई टेलर ने 1990 में इसकी खोज की थी। इसके लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम इस मॉडल के अनुसार ये बताएंगे कि प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है और न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं क्वार्क के द्वारा प्रोटॉन का निर्माण। बस आपको छोटे-छोटे पार्टिकल्स, छोटी-छोटी बातें याद रखना है कि प्रोटॉन्स का निर्माण कैसे होता है। भाई जो प्रोटॉन का निर्माण होता है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। यानी कि जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क से मिलता है। हम कह सकते हैं UUD, ये हमारा होता है। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं UUD। आइए मान रख लेते हैं कि 2 गुणे अप क्वार्क का मतलब होता था 2/3 ई और प्लस 1 गुणे इसका मतलब होता था माइनस का 1/3 ई। ये हमारा डाउन क्वार्क। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 दूना 4/3 ई और प्लस माइनस माइनस 1/3 ई। नीचे के हर बराबर हैं, 4 से 3/3 ई कट जाएगा। यानी कि जो प्रोटॉन होता है वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है, 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क को मिलाकर जिस मूल पार्टिकल के स्थायित्व के बारे में बताया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन। जब हमने इनके चार्ज को रखा तो हमें पता चला कि प्रोटॉन का जो मान है, आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव तो प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव हो जाता है, जिसके ऊपर हम कैसे साइन लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार बात करेंगे कि न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। कैसे हमको पता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, यानी कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। तो आइए देख लेते हैं, निकाल दिया जाए। चलिए जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का निर्माण क्वार्क के द्वारा, क्वार्क के द्वारा न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। जो न्यूट्रॉन है, मैंने बताया था कि प्रोटॉन आपका 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है बिल्कुल इसका उल्टा, न्यूट्रॉन जो है वो आपका 1 अप क्वार्क और ये 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। यानी कि न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क, यानी कि UDD। मान रख लेते हैं n बराबर 1 गुणे 2/3 प्लस 2 गुणे माइनस का 1/3 ई। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2/3 ई
प्लस माइनस माइनस 2/3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब शायद आपको ये पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जिन क्वार्कों से मिलकर बना है उनका मान रखने पर इसका वैल्यू 0 आता है। इट इज क्लियर दैट न्यूट्रॉन ऑलवेज चार्जलेस होता है। तो आपको याद रखना है, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क यानी कि U D, जबकि न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क यानी कि U D D। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा टॉपिक? आप हमें लाइक और कमेंट जरूर दें, आप हमें अपने सुझाव दें, ताकि हम जो अपनी डेली से डेली नई वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपके लिए अच्छा कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।